Hello students, today we talk about electric field intensity due to uniformly charged spherical cell। एक समान रूप से आवेशित स्फेरिकल सेल के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे। आज हमने माना कि ये कोई स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब इस सेल के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो तीन तरह से हम पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट स्फेयर के आउटसाइड हो सकता है, पॉइंट स्फेयर के सरफेस पर हो सकता है और पॉइंट स्फेयर के अंदर कहीं भी हो सकता है। हमने ये मान लिया कि जो स्फेयर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है और स्फेयर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर। तो आउटसाइड पॉइंट पर ये पॉइंट P है जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इस पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने O को सेंटर मानकर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया जो पॉइंट P से पास होकर जाता है। हम जानते हैं कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हो गई है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। E ds cos 0, क्योंकि एंगल E और ds के बीच का 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो phi इज इक्वल टू कितना हुआ, E हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ds, और इंटीग्रेशन ds का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। तो स्फेरिकल सेल हो या स्फेयर हो का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो गॉस लॉ होता है phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा स्फेयर था और ये हमारा गॉसियन सरफेस था। तो जितना भी चार्ज है इस स्फेयर पर सारा का सारा चार्ज एनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस के द्वारा, और हमने मान लिया कि ये चार्ज q है। तो phi इज इक्वल टू गॉसियन थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और phi की वैल्यू हम निकाल चुके हैं E 4 पाई r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे तो हमें मिला q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E 4 पाई r स्क्वायर। सोल्व करेंगे और E की वैल्यू कितनी आई, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। q की वैल्यू हम चार्ज डेंसिटी की टर्म में निकालेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि q इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए, सिग्मा की वैल्यू होती है q अपॉन ए, तो q की वैल्यू आ गई सिग्मा ए। ए क्या है यहाँ, ए है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। सेल पर चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस एरिया सेल का लेंगे। सरफेस एरिया कितना होता है सेल का 4 पाई r स्क्वायर। तो फॉर्मूले में पुट कर दें हम ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। q की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, इसे हमने सोल्व करा तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो कितना आया फॉर्मूला हमारे पास, E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी की टर्म में है और ये फॉर्मूला चार्ज की टर्म में।
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अगर पॉइंट जो है वो सरफेस पर हो। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, जो आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस होती है कैपिटल आर। तो जो अभी हम हमारे पास दो फॉर्मूला हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के आउटसाइड पॉइंट पर, लेकिन हम सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर को हम कैपिटल आर के इक्वल रख देंगे। तो पहले फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर रख दिया हमने स्मॉल आर की जगह। ऐसे ही अगर हम जो सेकंड फॉर्मूले की बात करेंगे उसमें हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे, तो आर स्क्वायर ऊपर कैपिटल हो जाएगा, नीचे भी आर स्क्वायर, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फॉर्मूला हमें मिला ई इज इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया एक चार्ज की टर्म में और दूसरा चार्ज डेंसिटी टर्म में। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। तो सेल के भीतर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम देखेंगे, जरा ध्यान से समझें कि ये कोई सेल था हमारे पास जिसकी रेडियस आर थी। इसके अंदर ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था गॉसियन सरफेस, ऐसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। अब हम देखेंगे कि सारा चार्ज कहाँ होता है स्फीयर की सरफेस पर। तो सारा चार्ज तो रह गया बाहर, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा है अगर सरफेस के भीतर कोई चार्ज नहीं होता तो उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू 0। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम निकालेंगे, तो हमने निकाला है आउटसाइड पॉइंट के लिए, जहां निकाला था क्या होता है ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा ई डी एस। ई हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी एस, और डी एस की जगह हमने रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ई की वैल्यू निकालें, ई कितना आया 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 रख रखा है हमने। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज स्फीयर है, उस चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कुछ और पॉइंट की बात करेंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा भी गया है कि गॉस थ्योरम का यूज करके कूलॉम्स लॉ को ड्राइव कीजिए। तो जो अभी हमने सेल के आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है आउटसाइड पॉइंट पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लें, ये सेल था हमारा, ये सेल था हमारा, सेल के आउटसाइड पॉइंट है ये P, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E मालूम हो गई है। इस पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज मान लें Q नॉट, तो Q नॉट टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। E की वैल्यू पुट कर दें, तो E की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू नॉट मल्टीप्लाई में था, E की मल्टीप्लाई में आ गया, लेकिन ये क्या है, ये कूलॉम्स लॉ है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने गॉस थ्योरम को यूज करके कूलॉम्स लॉ को ड्राइव कर दिया। अगर कूलॉम्स लॉ ड्राइव करने का आता है तो फर्स्ट पॉइंट जो है आउटसाइड सेल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वहाँ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर तक ड्राइव करेंगे, और उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, गॉस थ्योरम जब पढ़ी थी तो उसके नीचे लिखा हुआ था एक पॉइंट
कि गॉस थ्योरम कूलम्ब्स लॉ में इन्वर्सली स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करती है। तो ये बात हमने यहां प्रूव कर दी। गॉस थ्योरम से हमने प्रूव करा है कूलम्ब्स लॉ, मतलब गॉस थ्योरम कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है और कूलम्ब्स लॉ इन्वर्सली स्क्वायर लॉ पर बेस्ड है। तो यही लिखा हुआ है, द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट कंफर्म द 1/r² डिपेंडेंस इन कूलम्ब्स लॉ। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिस्टेंस r पर वेरिएशन की बात करेंगे कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल के कारण कैसे वेरी करती है, तो हम पढ़ चुके हैं हालांकि, लेकिन ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चला है 0 होता है। स्फेयर पर 1/4πε0 होता है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो स्फेरिकल सेल के कारण मैक्सिमम होती है, वो होती है इसकी सरफेस पर। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है सेल के कारण, तो सरफेस पर सेल के कारण मैक्सिमम होती है। सेल के भीतर 0 होती है और सेल से बाहर की ओर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो हम इसको ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दें। ये हमारा स्फेयर है, ये हमने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ड्रॉ की है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखेंगे कि जब तक पॉइंट स्फेयर के अंदर है, मतलब r की वैल्यू लेस देन है कैपिटल R से, यहां से यहां तक की बात करेंगे, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। इसके बाद यहां से ग्राफ जो है स्टार्ट हुआ है कर्व, स्फेयर पर ये मैक्सिमम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए आता है, इसलिए ग्राफ पता होना चाहिए। ये ग्राफ है। चैप्टर 1 की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।